अगर आप भी हैं सीए के स्टूडेंट और देना चाहते हैं जनवरी 2021 के अंदर अपना अटेम्प्ट, तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि स्टार्ट हो चुका है फ्री रिविजनरी बैच। जी हाँ दोस्तों, फ्री रिविजनरी बैच अनअकैडमी लेकर आया आप सभी लोगों के लिए, जिसमें सीए एस्पिरेंट को दी जाएगी फुल फ्लैज नॉलेज और ये रैपिड रिवीजन या कह लो रैपिड बैच आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आप जनवरी 2021 में अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आप ये लोग देख सकते हैं कि ये सारे वो एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, जैसे दुर्गेश सर हो गए, आपके तरुण राज हो गए, आपके विजय राजा हो गए। ये सारे जो एडुकेटर्स हैं ये आपकी क्लासेस लेंगे और जो बैच है वो बेसिकली किस चीज के लिए आप जानते हैं, ये बैच होगा आपका ग्रुप 1 इंटर के लिए, जिसमें आपको इनकम टैक्स, जीएसटी एंड लॉज पढ़ाया जाएगा। देखो ये जो इनकम टैक्स, जीएसटी और लॉज वाला जो टॉपिक है ना, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। रीजन है क्योंकि भाई टैक्सेशन है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी आते रहते हैं, तो हमें उन सब की जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों इस बैच के अंदर जो सीए इंटर का बैच है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये वैसे बैच 8 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, तैयारी अच्छी करनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चीज मिल रही तो लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो फॉर फर्दर डिटेल आप लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और एक बार विजिट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। So guys, आज की क्लास में हम करेंगे अपने बचे हुए टॉपिक्स और बस आज है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से हो जाएगा फिनिश और आज का पहला ही जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से भी बन जाएगा और आपका मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर से भी बन जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने मुझसे मनी एंड बैंकिंग में ढंग से पढ़ा होगा वो टॉपिक, तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक अभी हम इतना बड़ा उठाने वाले हैं, इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होंगी, तो वो ही मैं पहले बता देता हूँ। मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपने उसमें पढ़ी होगी, बट अब ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़ी होगी, इसीलिए मैं बेसिक पहले क्लियर कर देता हूँ। वो बेसिक मुझे 5 टर्म्स क्लियर करनी है। सबसे पहला बैंक रेट क्या होता है। देखो बैंक रेट का मतलब क्या होता है, बात को सुनो ध्यान से, यहां पे बता रहा हूं। बैंक रेट का मतलब होता है कि जैसे आप जानते हो एक कॉमर्शियल बैंक होती है और एक आपकी सेंट्रल बैंक होती है। तो कल को ये जो पर्सन है, ये पर्सन को पैसों की जरूरत होगी, किसके पास जाएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा। कल को कॉमर्शियल बैंक को जरूरत होगी, वो किसके पास जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। तो सेंट्रल बैंक बदले में इसको क्या दे देगी, लोन दे देगी। और वो लोन कितने पीरियड के लिए होगा, मान लो वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे दिया, तो बदले में कॉमर्शियल बैंक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दोस्तों इसी इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। वो इंटरेस्ट जो कॉमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लिया, उसके बदले जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, राइट। इसके बाद दूसरी बात करते हैं बैंक रेट। लेकिन अगर यही लोन हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया है, मतलब कॉमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन लिया, बदले में जो इंटरेस्ट पे करेंगे, इसको बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। बोलो क्लियर है, यस सर। अब मान लो कल को सेंट्रल बैंक को ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी पापा को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, बच्चों से मांगना पड़ जाता है। हाँ सर, तो कॉमर्शियल बैंक इसको क्या देगा, पैसा देगा, बदले में सेंट्रल बैंक क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो अब जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट देगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। मतलब मैंने अभी आपको रेपो रेट समझा दिया, बैंक रेट समझा दिया और रिवर्स रेपो रेट समझा दिया। बोलो यहां तक क्लियर है, ये सर क्लियर है। अब सुनो मेरी बात को, ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपना पैसा कहां डिपॉजिट कराता है, कॉमर्शियल बैंक में। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, उस डिपॉजिट का, मान लो ये 1 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, उस 1 लाख रुपए में से ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 20,000 रुपए वो अपने पास रिजर्व कर लेती है और 80,000 रुपए का फर्दर किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देती है उसी पैसे से। तो जो उसने 20,000 रुपए अपने पास बचा है, दिस इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। दिस इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। इसके भी 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR। क्या होता है, 20,000 रुपए में से हर कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक में अपना खाता खुलवाना होता है। हर कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक में अपना खाता खुलवाना होता है और उस खाते में हर दिन एक मिनिमम अमाउंट होता है, वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। कभी कभी वो मिनिमम अमाउंट मेंटेन नहीं हो पाता, तो बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक दूसरे किसी बैंक से कुछ पैसा उधार ले लेती है शॉर्ट नाइट के लिए, ठीक है, जिसको
हम अपने पास कॉमर्शियल बिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बिल्स। बिजनेस स्टडीज़ में मैंने आपको पढ़ाया भी था। और अगर बाकी चलो बाद में बताता हूँ। ये जो 20,000 रुपये हैं, इसमें से कुछ पैसा जो है वो क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक ने जो खाता खुलवा रखा है सेंट्रल बैंक के पास, उसमें वो पैसा डिपॉजिट करा देता है। जो पैसा वो डिपॉजिट करा देता है उसे बोलते हैं CRR। लेट सपोज मेरे एग्जांपल में 7,000 है, और अब जो 14,000 रुपये बच गए उसके पास, 13,000 रुपये जो बच गए, वो बैंक अपने पास, कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है एज अ लिक्विड एसेट्स। कि कल को अगर ये कस्टमर ATM से पैसे निकालने आ गया तो उसे पैसे कहाँ से देंगे, तो उसके लिए उसने अपने पास कुछ लिक्विड एसेट्स मेंटेन कर रखे हैं, जो कि कितने रुपए के हैं, 13,000 रुपए के। सर लेट सपोज उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, उसे पूरे 1 लाख चाहिए, तो क्या इकोनॉमी में सारे लोग इकट्ठे एक ही बारी में आ जाएंगे पैसे निकालने? नॉट पॉसिबल ना। तो ये एजम्पशन बैंक लेकर चलती है। तो आपको 5 रेट क्लियर हो गए, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR और रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, तो ये बहुत मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि उम्मीद करके चलता हूं कि आपने हमसे मनी एंड बैंकिंग में, बैंकिंग वाले पार्ट के अंदर मैंने इसका बड़ा डिटेल डिस्कशन किया था। अब मैं वो डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूंगा, फिर फायदा क्या, फिर तो क्लास बहुत लंबी बेफालतू में मैं कर दूंगा, है ना। तो उम्मीद करके चलूँ कि आपने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे दूंगा, सभी क्लासों को मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके वो क्लास देख लेना, उसके बाद इस क्लास पे आ जाना। क्योंकि मुझे लगता है यार आप मुझसे सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, हर क्लास आपने देखी है, तो आपको उन रेट का मतलब पता होगा क्या क्या है। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है कि आपको याद है लास्ट क्लास में डे नंबर 11 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। याद आ रहा है? ये सर बिल्कुल पढ़ा था। तो एक्सेस डिमांड में हमने पढ़ा कि एक्सेस डिमांड का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जब एग्रीगेट डिमांड बड़ा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, उसको बोलते हैं क्या, एक्सेस डिमांड। और डेफिसिट डिमांड क्या होता है कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड छोटा होता है और एग्रीगेट सप्लाई बड़ा होता है, उसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। दोनों की दोनों कंडीशन इकोनॉमी के लिए बेकार होती है। मतलब मैं बोलूंगा एक्सेस डिमांड है तो भी बेकार है और डेफिसिट डिमांड है तो भी बेकार है। हमेशा इकोनॉमी को किस पर रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रहना चाहिए। तो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मेंटेन करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज की जरूरत होती है। इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मेंटेन करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है। अब वो पॉलिसी दो लोग बनाते हैं। एक तो वो लोग बनाते हैं जो हमारे यहाँ पर सत्ता में होते हैं, जिसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी गवर्नमेंट को कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हाँ, कुछ बीजेपी गवर्नमेंट ही बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने पास कुछ पॉलिसीज फ्रेम करेगी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फ्रेम की जाती हैं, कंट्रोल ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, उसको हम बोलते हैं अपने पास क्या, फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। इट मींस फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। किस लिए बनाती है? एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बनाती है, बिल्कुल। दूसरी तरफ एक और अथॉरिटी है जिसको सोल हमने एक पावर दी हुई है कि वो भी ये काम कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक। हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अपने यहाँ पर मनी सप्लाई, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड पर कंट्रोल कर सकती है। तो वो जो पॉलिसीज फ्रेम करेगी, कौन? सेंट्रल बैंक। उस पॉलिसी को क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या नाम देते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। बोलो क्लियर हुआ? तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि किस तरीके से हम अपने पास एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करते हैं। तो देखो टॉपिक क्या है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने अभी आपको बताया फिस्कल पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है, जिसके तहत ये दो चीजें आती हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? सेंट्रल बैंक फ्रेम करती है। और जब सेंट्रल बैंक फ्रेम करती है तो उसके पास दो मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। हम दोनों के दोनों करेंगे, यानी अभी जो है हम एक्सेस और डेफिसिट दोनों के दोनों एक ही जगह करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले एक काम करता हूं, मैं एक्सेस डिमांड पहले करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको डेफिसिट डिमांड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो इस पर आ जाओ। अभी मान के चलो हमारा जो केस है वो किसका है? एक्सेस डिमांड का है। किसका है? एक्सेस डिमांड का है, डेफिसिट डिमांड का नहीं है। अभी हमारे पास केस एक्सेस डिमांड है। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड चल रही है, मतलब क्या है कि लोग डिमांड दबा के करें। सोचो यार, लोग डिमांड दबा के करें तो क्यों करें? क्योंकि उनकी जेब में रखा हुआ है पैसा। अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से उनकी जेब से पैसा खींच ले तो क्या ये सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है? यस सर, कंट्रोल में आ सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाएगी। फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें होती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और टैक्स रेट। बताओ, गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करे, गवर्नमेंट रोड वगैरह
कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, क्या इन कंस्ट्रक्शंस पे पैसा ज़्यादा लगाए? द आंसर इज नो। अगर गवर्नमेंट इन पर रोक लगा देगी या कम पैसा खर्च करेगी तो गवर्नमेंट के लिए तो वो खर्चा है, बट सामने जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेबर्स हैं, उनके लिए इनकम का सोर्स है। तो अगर गवर्नमेंट उस टाइम पर, जब मार्केट में एक्सेस डिमांड चल रही हो, उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन वगैरह वो कम कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने खर्चे कम कर दिए, तो सामने वालों की इनकम भी कम हुई। जब इनकम कम हुई तो अल्टीमेटली जो डिमांड जो ज्यादा कर रहे थे वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे में एक्सेस डिमांड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। मैं जानता हूं आपके मन में डाउट क्या चल रहा है। डाउट ये चल रहा है कि सर ऐसे तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन कम कर दो। कम करने से थोड़ा सा खर्चा कम होगा, लोगों की इनकम थोड़ी सी कम होगी, तो अल्टीमेटली जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। और जैसे कंट्रोल में आ जाएगी वैसे कंस्ट्रक्शन अपना बढ़ा दो। बात समझ रहे हो? तो अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज ईडी। ईडी बोले तो एक्सेस डिमांड। तो बताओ एक्सेस डिमांड के केस में गवर्नमेंट को खर्चे कम करने चाहिए ज्यादा? सर खर्चे कम करने चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी तो सामने वाले को इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो वो डिमांड भी कम करेगा। बिल्कुल सही। और हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है, राइट। नंबर 2, टैक्स रेट। गवर्नमेंट बताओ टैक्स रेट बढ़ा दे या कम कर दे? अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी तो लोगों की जो रियल डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, जिसके चलते परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड भी कम करेगी। तो ऐसे में टैक्स रेट को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। तो बताओ आपको फिस्कल पॉलिसी समझ आई? यस सर। अब बात करते हैं अपने पास किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि सेंट्रल बैंक करती है। और हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब एक्सेस डिमांड, ठीक है, ईडी लिख रहा हूं कि एक्सेस डिमांड की केस में क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके दे, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके दे, तो फिर कॉमर्शियल बैंक जब फर्दर लोगों को लोन देगी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे भी चार्ज करेगी। जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो ऐसे में कंज्यूमर डिस्करेज होगा लोन लेने के लिए, और हम यही तो चाहते हैं ताकि लोन कम से कम मिले, लोगों की जेब में पैसा कम से कम जाए, तो लोग डिमांड कम से कम करेंगे। क्योंकि अभी मार्केट में सिचुएशन क्या है? एक्सेस डिमांड की है। तो ऐसे में जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो हमें रेपो रेट को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। रेपो रेट अभी मैंने आपको समझाया कि जब कॉमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो कॉमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करती है, तो बदले में कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो कॉमर्शियल बैंक जब खुद ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी तो पब्लिक से भी तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो पब्लिक डिस्करेज होगा लोन लेने के लिए, तो वो लोन कम लेगा तो वो खर्चा भी कम करेगा, मतलब डिमांड भी कम करेगा। इसी तरह से बैंक रेट, दोनों में क्या फर्क है? बस ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट की साथ में बात कर लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉमर्शियल बैंक ने पैसा उधार दिया किसको? सेंट्रल बैंक को, तो बदले में सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट हमें देगी कॉमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अब बताओ अगर सेंट्रल बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक को देगी तो कॉमर्शियल बैंक के पास इनकम ज्यादा हो जाएगी, फिर वो फर्दर वही पैसा कहां सर्कुलेट होगा? पब्लिक में सर्कुलेट होगा, तो पब्लिक के पास भी पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अगर हम LRR रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, हमें रिवर्स रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। सर कम क्यों करना पड़ेगा? सुनो, अगर सेंट्रल बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी कॉमर्शियल बैंक को तो कॉमर्शियल बैंक की इनकम क्या होगी? कम। इनकम कम होगी तो सर्कुलेशन जो मनी का है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम। तो एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है? अब आते हैं CRR। अच्छा, CRR और SLR को जोड़ें तो क्या आता है? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। सुनो, CRR, अगर सेंट्रल बैंक के पास हमें पैसा डिपॉजिट करना है, अगर हमें ज्यादा पैसा डिपॉजिट करना पड़े, कल को सेंट्रल बैंक ये बोले कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन्हें हर दिन जो पहले 10,000 रुपए इकट्ठा करते थे पर डे, अब उन्हें 50,000 रुपए डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। सेंट्रल बैंक कहती है कि तुम जो मुझे पहले 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाते थे हर महीने या हर दिन डिपॉजिट करते थे, अब ये रकम बढ़ा के 50,000 कर दी गई है। तो ऐसे में कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि उसे अपना रिजर्व भी मेंटेन करके चलना है सेंट्रल बैंक के पास, तो उसके पास पैसे की थोड़ी कमी हो जाएगी, तो वो लोन फर्दर लोगों को कम दे पाएगी। तो यानी कि CRR रेट को हमें क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। CRR रेट क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि CRR रेट बढ़ाएंगे तो बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास खुद पैसा कम बचेगा, वो फर्दर लोन कम दे पाएगी। इसी तरह SLR रेट को भी बढ़ा देना चाहिए। SLR रेट को क्यों बढ़ा देना चाहिए? बिकॉज अगर बैंक अपने पास रिजर्व्स ज्यादा रखेगी तो फर्दर वो लोन कम दे पाएगी। दैट्स वाई हमें SLR को भी बढ़ा देना चाहिए। बोलो यहां तक की चीज आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अच्छा आप जानते हो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं
जो गवर्नमेंट के शेयर्स या सिक्योरिटीज होती हैं उनको बेचने का अधिकार दो ही लोगों को होता है, एक तो खुद गवर्नमेंट को होता है और एक उसकी आरबीआई को होता है। तो आरबीआई के पास क्या होता है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होती हैं। अब वो उनकी सिक्योरिटीज को अगर बेचती है, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह होते हैं, तो अगर वो बेच देती है, अब सोचो अगर आरबीआई एक पेपर जिसे सिक्योरिटीज बोला जाता है, शेयर्स वगैरह हो गए, डिवेंचर बॉन्ड्स हो गए, ये पेपर क्लेम किसी को बेच दे पब्लिक को, तो पब्लिक बदले में उसको क्या देगी, पैसा देगी। और उनके पास क्या जाएगा, एक सर्टिफिकेट ही तो जाएगा, एक सर्टिफिकेट तो जाएगा। तो पब्लिक से पैसा आ गया, हाँ सर पैसा आ गया, तो अब पब्लिक की जेब में जब पैसा ही नहीं है तो वो खर्च क्या करेगा, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्या कर देनी चाहिए, सेल कर देनी चाहिए। क्योंकि सेंट्रल बैंक जब उसको सेल करेगा तो सेंट्रल बैंक के पास से तो सर्टिफिकेट जाएगा पब्लिक के पास, और पब्लिक की जेब का पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। अब बात समझ रहे हो, एक बात समझो, ये पेन है, ठीक है, ये पेन और मैं हूं सेंट्रल बैंक, ये पेन मैंने तुम लोगों को बेच दिया, तो तुम्हारी जेब में जो पैसा था वो मेरे पास आ गया। अब तुम्हारे पास जब पैसा ही नहीं बचा तो तुम डिमांड क्या करोगे, कम करोगे, तो एक्सी डिमांड क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, और इसी पेन को बोलते हैं सिक्योरिटीज। बात खत्म, बोलो क्लियर हुआ एक्सी डिमांड का केस? यस सर। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड। अच्छा, क्वालिटेटिव मेथड में एक्सी डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सुनो। मार्जिन रिक्वायरमेंट सुनो, अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए जाऊंगा तो बैंक मुझे कहे भैया कुछ सिक्योरिटी दो, मैं कहता हूं कितने की दूं, वो कहते हैं कम से कम 3 लाख की सिक्योरिटी दो। बात को सुनो, 1 लाख के लोन के अगेंस्ट 3 लाख की सिक्योरिटी, तो बैंक कितना एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखना चाहता है, 2 लाख रुपए, वो 2 लाख कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो बैंक ने मुझे पहले बोला कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको 3 लाख की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 2 लाख रुपए। फिर मैंने कहा कि भाई अब बताओ 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो वो कहता नहीं अब आपको ना 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हुआ, 4 लाख। मैं कहूँ भाई 1 लाख के बदले 5 लाख की सिक्योरिटी, जाओ मैं लोन नहीं लेता। क्या होगा, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो लोग डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए, और हम यही चाहते हैं एक्सी डिमांड में लोग डिस्करेज हो, लोन कम से कम ले। राइट, क्रेडिट राशनिंग, छटनी कर देना। कोई लोन लेने के लिए है, उसे बोल दो भैया लोन लोगे, यार तुम पागल हो, लोन के ट्रैप में फंस जाओगे। आपने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे होंगे, जिंदगी में कार कभी ना ले, जिंदगी में हाउस लोन कभी ना ले, क्योंकि लोन का मतलब है आप एक ट्रैप में फंस गए। ये क्या है, ये इकोनॉमी में सर्कुलेट करें ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे लोग डिस्करेज हो लोन लेने के लिए, ताकि एक्सेस डिमांड क्या हो जाए, कंट्रोल आ जाए। तो ऐसे में क्रेडिट राशनिंग हम ज्यादा करें, छटनी ज्यादा करेंगे, हर सिलेक्टिव लोगों को लोन देंगे, सबको नहीं देंगे। फिर आगे मोरल सीजन। मोरल सीजन मतलब आओ बेटा तुम आओ, अच्छा सर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भी है, पासपोर्ट है, नहीं है सर लोन नहीं मिलेगा, जाओ जाओ निकलो यहाँ से। मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट की अगर कमी हो तो सर सॉरी यार, हमारी गाइडलाइन के हिसाब से ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मान लो पासपोर्ट भी है, सर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, नहीं सर सॉरी लोन नहीं ले पाएगा, अकॉर्डिंग टू माई पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू माई बैंक पॉलिसी, आपके लोन के लिए तो बैंक आपके पास बर्थ रेट होना चाहिए। अभी यार इंसान पैदा हो गया, तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए कि वो पैदा हुआ नहीं हुआ, आसमान से टपका है क्या वो, मतलब एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे होते हैं मोरल सीजन, हम ज्यादा कर देंगे, इस तरीके से एक्सी डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कंट्रोल हो जाएगी। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर अभी हमने जो सीखा वो यही सीखा कि अगर मार्केट में एक्सी डिमांड की सिचुएशन हो जाती है तो उसको हम कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कैसे हम डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करें। अभी हमने एक्सेस डिमांड पढ़ा, अब डेफिसिट डिमांड भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि अगर लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कम, डिमांड बढ़नी चाहिए। देखो कोई चीज़ ज़्यादा हो तो भी खराब है, कम हो तो भी खराब है, हमेशा इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए। तो चलो अब हम डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों डेफिसिट डिमांड को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान से समझ लेना। एक दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ लो, डेफिसिट का मतलब है लोग डिमांड कम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न जानो। सर कम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है, बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है, पैसा अब हम देना चाहते हैं ताकि लोग डिमांड ज्यादा करें। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि वो क्या क्या तरीके। देखो आपने मनी इन बैंकिंग में ऑलरेडी पढ़ा हो ना, तो यही वीडियो पॉज करो और इन सब की बता दो, ये घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा बता दो। और मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट ना बहुत ही बढ़िया यार, कमेंट करके आंसर इतने फटाक से देते हैं, बड़ा मजा आता है। दो लोगों के बीच में तो बड़ी होड़ मची रहती है। जैसे भी लास्ट क्लास के जो बहुत ही अच्छे आंसर दिए वो थी कामिनी शर्मा, हाँ कामिनी शर्मा है, उन्होंने कमेंट यार इतने सारे किए हैं, आंसर बड़े परफेक्ट होता है। और आयशा पांचाल, ये दो लोग ऐसे जिनके कमेंट इतने भरे रहते हैं, मुझे नाम तक याद हो गए इनके नाम याद हो गए। मतलब बच्चे हो तो ऐसे हो, इतने पढ़ने वाले हों कि जो चीज़ बोलो तुरंत कमेंट बॉक्स में देते, ताकि
टीचर तो को नाम याद हो जाता है, अरे इतने सारे कमेंट में फिर भी मुझे नाम याद है, जैसे कामिनी शर्मा हो गया और आपका आयशा पांचाल हो गया। इन दोनों में तो होड़ मची रहती है, दोनों दबा के आंसर देती है। तो आयशा पांचाल और कामिनी शर्मा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोग वही हो जो गधे नहीं बल्कि घोड़ों की रेस में शामिल हो चुके हो। तो चलिए, जिनको आंसर देना हुआ उन्होंने दे दिया होगा, बाकी जिनको गधों की तरह पढ़ना है वो पढ़ते रहे, ठीक है। कैरी ऑन। आओ इधर बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब सोचो कि मार्केट में जो है डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी फ्रेम करेगी। अब लोग, हम जानते हैं भैया, लोग डिमांड इसीलिए नहीं कर रहे बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन जैसे कामों को बढ़ा देगी। क्यों बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए वो खर्चा है बट सामने वाले के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। गवर्नमेंट टैक्स रेट को रिड्यूस कर देगी। क्यों रिड्यूस कर देगी, ताकि लोगों की रियल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बची रहे, ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, लोग डिमांड ज्यादा करें। इससे जो डेफिसिट डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो पूरा कंट्रोल करता है, किस पर, डेफिसिट डिमांड पे। बात करते हैं सेंट्रल बैंक किस तरीके से रोल अदा करती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, डेफिसिट डिमांड के केस में देखो क्या करेगी वो। ये एक बात बोलो रटने के लिए, इन सबको अपोजिट कर दो, वो डेफिसिट डिमांड हो जाएगा। सबको अपोजिट कर दो, ठीक है, बट मैं समझाना चाहता हूँ। रेपो रेट को बैंक को कम करना पड़ेगा। जानते हो क्यों? रेपो रेट कम करने से क्या होगा कि जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार दे रही है, अगर वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार देगी तो कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार देगा, लैंड करेगा, तो लोग के अंदर इंकरेज होगा कि वो और ज्यादा लोन ले, ताकि उनके पास पैसा ज्यादा है, और पैसा ज्यादा है तो वो डिमांड ज्यादा करें, तो डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह से बैंक रेट है, बैंक रेट को भी कम कर दो। अगर कोई कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आपसे लोन ले रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, ताकि फर्दर पब्लिक को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले, ताकि लोग इंटरेस्ट जो लोन लेने के लिए पैसा ज्यादा है और वो डिमांड ज्यादा करें। सीआरआर रेट को कम कर दो, एसएलआर रेट को कम कर दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन चीजों को परचेज कर दो और इसको बढ़ा दो। क्या है आप सुनो, सीआरआर रेट कम कर दो। सेंट्रल बैंक बोलेगी मेरे पास ज्यादा पैसा रखने की जरूरत नहीं है, तो वहां अगर नहीं रखोगे तो बच्चों को पैसा फर्दर लोन दे दोगे, लोगों के पास पैसा आएगा, एक्सेस डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। एसएलआर रेट कम कर दो। बैंक अपने पास भी लिक्विड एसेट्स, कॉमर्शियल बैंक अपने पास भी लिक्विड एसेट्स के रूप में कम पैसा रखे तो बचा पार्ट लोन दे देगा, पैसा बढ़ेगा। ओपन मार्केट में परचेज करो। अब देखो मैं हूं सेंट्रल बैंक और आप सभी लोग बच्चे हो, बच्चे मतलब पब्लिक हो, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपके पास जो पेन रखा है ना मुझे दे दो, फेंको पेन वहां से। आप लोगों ने अपना पेन मुझे दे दिया तो बदले में सेंट्रल बैंक को क्या देना पड़ेगा, पैसा। क्या देना पड़ेगा, पैसा। जैसे ही पैसा आपकी जेब में आएगा आप डिमांड करना शुरू कर दोगे, डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। कैसा लग रहा है, जन तो पता नहीं, हाँ बच्चों को ये टॉपिक बड़ा टफ लगता है और मुझे पढ़ाने में यही टॉपिक सबसे ज़्यादा मजेदार लगता है। और आज से नहीं, पिछले 10 सालों से इस टॉपिक को पढ़ाने में ना इतना इंटरेस्ट आता है, मुझे इतना इंटरेस्ट आता है, खेलता हूं मैं ऐसे टॉपिक्स के साथ। और जिस दिन आप खेलना सीख जाओगे समझ जाना आपकी इकोनॉमिक्स आपकी ग्रिप में आ चुकी है। लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला हूं नहीं, आपको ग्रिप पे करा के ही मानूंगा, कैसे नहीं तुम लोग करोगे। देखो तुम्हारे जो चीज़ हो पाएगी पॉसिबल चीज़ें वो मैं आपके लिए करूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बस मेरे साथ साथ बने रहना। अगर कभी वीडियो 4 बजे ना पाए तो गुस्सा बिल्कुल मत होना, वीडियो एडिट होने में लग जाता है थोड़ा टाइम, तुम्हारा भाई तुम्हारा थोड़ा सा भी अकेला पड़ जाता है। वैसे मेरे पास टीम है, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी उन लोगों को समझाना पड़ता है, भी थोड़े नए नए लोग हैं इस वजह से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। बोलो ये चीज़ क्लियर है? यस सर। क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव मेथड में क्या होगा, एक बार तो डेफिसिट डिमांड के केस में हम क्या चाहते हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब लोन का अमाउंट और सिक्योरिटी का अमाउंट कम करवाएं या ज़्यादा करवाएं, सर कम करवा दो, जिससे लोग इंकरेज हो लोन लेने के लिए। क्रेडिट राशनिंग, जो जो व्यक्ति है सबको लोन दो, कोई राशनिंग मत करो। मोरल सीजन, अगर कोई आधार कार्ड भी लेकर आए तो लोन दे दो, उससे मत मांगो पासपोर्ट वगैरह, बस आगे बनता ले जाओ सर ले जाओ, होता है आजकल। देखो आप कभी भी किसी 4 व्हीलर शोरूम में जाओ, ठीक है, और उनको बोलो कि हमें कार खरीदनी है बट पैसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना कि हम कमा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। कार वाला बेटा इतना चंट होता है ना, कार देकर ही भेजेगा, पक्का देकर भेजेगा। बस आप बता दो आज की डेट में कि आपको कार चाहिए, देकर भेजेगा। क्योंकि कार्स में क्या चल रहा है इस टाइम, डेफिसिट डिमांड चल रहा है, लोग डिमांड उतनी नहीं कर रहे जितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए क्या करें, फाइनेंसिंग इतनी अच्छी कर दी है, सोचो बस आपको चाहिए चीज़ हाजिर आपके सामने, ठीक है। पर ये चीज़ हमारे पढ़ाई पे नहीं हो पाती, हम सोचते हैं 90+ आए और हाजिर हो जाए, ऐसा नहीं होता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो उनकी मेहनत के लिए आपको आयशा पांचाल और कामिनी शर्मा जैसा बनना पड़ता है, रेगुलर डेडिकेटेड होकर कमेंट पे कमेंट करना। ऐसे नहीं उल्टे सीधे कमेंट, बेटा उनके कमेंट बड़े जेन्युइन होते हैं,
उनका आंसर कभी देखना, आप लोग खुद देखना अभी थोड़ी देर में, वो भी खुद कमेंट करेंगे उनके आंसर क्या क्वालिटी वाले होते हैं, मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो जाता है ऐसे स्टूडेंट से मेरा। बोलो इतनी चीजें क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारे टॉपिक है ना, एक्सी डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और भी कई सारे टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, वो पूरा करेंगे, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हमें ये चैप्टर, ठीक है। चलो अब मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसे नोट करो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको याद होगा, हमने डे 9, डे 10 और डे 11 के अंदर बार बार फोकस किया था एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, आपको याद आ रहा है, एक इंड्यूस्ड और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ गई जब मैं आपसे डिस्क्लोज करूंगा कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। आपने कई बार सुना होगा, मैंने कॉमेंट बॉक्स में भी आपसे बोला था लिख के बताना है कौन सी इन्वेस्टमेंट, आपने सही भी आंसर दिया था। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन क्रिएशन ऑफ न्यू सी एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एसेट्स। इट इंक्लूड मशीनरी, बिल्डिंग इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। क्या मतलब हुआ, सुनो। देखो जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उन्हें तो पता है कि एसेट्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे अकाउंट्स पढ़ी होगी हमारे पेड कोर्सेज में, तो मैंने उन्हें समझाया भी था कि एसेट्स का मतलब होता है कि जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, बदले में उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलती रहे, दैट चीज इज कॉल्ड एसेट्स। बोलो क्लियर है। मैंने मेरी ये वॉच खरीदी, तो ये वॉच मेरे लिए क्या एसेट्स है, मैं इसे तोड़ू फेंकू कुछ भी करूं, या मुझे इसका कोई भी बेनिफिट उठाना है, तो वो चीज मेरे लिए क्या कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। तो जब आप किसी भी एसेट्स पर पैसा खर्च करते हो, वो चीज आपके लिए कहलाती है क्या, एसेट्स, ठीक है। लेकिन वो चीज अगर 1 साल से ज्यादा की वैल्यू रखती हो, दैट इज कॉल्ड करेंट एसेट्स। तो जब जब एक बिजनेसमैन या कॉमन मैन 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा लगा देता है किसी भी चीज में, यानी कैपिटल एसेट्स में, उसको हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट। तो वही लिखा हुआ है, ये वो खर्चा है जो हम क्रिएट करते हैं एक नई कैपिटल एसेट्स को बनाने में। अब जैसे आपके पास मशीनरी होगी, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, रॉ मटेरियल, ये जनरली 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। भाई देखो अगर मैंने एक शैम्पू की पाउच भी खरीदी ना 2 रुपए की या 1 रुपए की, तो वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, बिकॉज मैंने उस पर क्या किया, पैसा खर्च किया है। बोलो समझ आया। बट यहां पर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चीज वही होगी, बस अब हम क्या कर देंगे कि वो चीज क्या होगी, कैपिटल एसेट्स होगी नेचर के अंदर, बस क्लियर है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती है। तो एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या होती है बताओ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो सुनो। देखो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स का भी अमाउंट बढ़ाता रहूंगा। लेट सपोज आपने देखा होगा कि हमारी जो क्लासेस थी, आप देखना खुद नोटिस करो, हमारी जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी, जो मुझसे बहुत पुराने जुड़े हुए उन्हें पता होगा, तब हमारे पास बोर्ड जो होता था, व्हाइट बोर्ड, वो छोटा होता था, साइड में वॉल भी नजर आती थी। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगी कि उसके अंदर आप यहाँ पर देखिए, इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं साइड में हूँ और लास्ट में 1 फुट की जगह भी बाकी है। क्यों? बिकॉज बोर्ड छोटा था। तब हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी, हमने जस्ट स्टार्ट किया था। बट अब आप देखो तो वॉल नजर नहीं आई, पूरी साइड बोर्ड नजर आएगा। फिर हमने अपने पास लाइटिंग भी अच्छी कर रखी है, फिर हमने माइक का भी यूज किया है। ये कब यूज कर पाए, जब हमें थोड़ी सी इनकम हुई। अब इनकम कैसी हुई, अब देखो यहां पर मैं टॉपिक से हट रहा हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे पता है 1 मिनट अगर मैं टॉपिक से हट के कुछ बताऊंगा ना, तो आपके दिमाग में वो चीज स्टोर हो जाएगी। जैसे आपको मैंने कहा था कि मैंने अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट किए हैं जो कि पेड होंगी, मतलब पेमेंट करोगे तो ही आपको मिलेंगी। बाकी वैसे हमने उसकी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए। बहुत से बच्चों ने कहा सर आपने यूट्यूब पे क्यों नहीं अपलोड की, ये बहुत गलत है, आप भी अर्निंग पर्पस पर सोचने लगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चीज़ों को, मैंने हर तरीके से आपको बेनिफिट दिलाने की कोशिश की है। अब ये बताओ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे भी आप लोगों के लिए करने के लिए कुछ इनिशियल अमाउंट की ज़रूरत होती है। अब इतना पूरा सेटअप हमने लगाया है, इसके लिए तो थोड़ा सा खर्चा आया होगा ना, ऐसा तो नहीं मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ 2-2 3-3 घंटे से, तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। देखो थोड़ा सा इनिशिएट तो हर बंदा चाहता है, एक लिमिट तक ही कोई इंसान फ्री कर सकता है। हाँ, या फिर जिसके पास बैकअप में बहुत सारे करोड़ों रुपए रखे हो, लाखों रुपए रखे हो, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। लेकिन जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, तो वो एक लिमिट तक ही आपको कोई भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता है। बट मैंने भी जब अकाउंट्स की क्लासेस रखी थी ना दोस्तों, पेड वाली, तो मैंने कोई हाई और मोटी फीस चार्ज नहीं की, एक नॉमिनल सी फीस चार्ज की है कि जो इंसान
कपड़ों में भी खर्च कर देता है ना, तो जितने आपके कपड़े आते हैं उसके आधी रकम में हमारी पूरी अकाउंट्स की क्लास आ जाती है, पूरी की पूरी क्लास आ जाती है लगभग 1000 रुपए में। मतलब 999 का पूरा कंप्लीट कोर्स हमने रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब आपकी जेब से थोड़ा सा पैसा जाएगा तो आप डेडिकेटेड होकर पढ़ोगे। आपको लगे मेरे पास से पैसा गया है, भले ही थोड़ा सा गया, लेकिन आप क्या कहोगे, पैसा गया है, आप ढंग से पढ़ोगे। लेकिन उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कि भाई देखो मेरी मेहनत का थोड़ा सा पैसा आ रहा है, मैंने अपने पास जो यहाँ कैमरा मैन रखा हुआ है या जो वीडियो एडिटिंग के लिए रखा हुआ है, भाई इनको भी तो कुछ देना पड़ता है ना, तो मैं कब तक अपनी जेब से दूंगा, थोड़ा सा तो मुझे इनिशिएट चाहिए ना आप लोगों से। तो बस इसलिए हमने थोड़ी सी क्लास रखी। तो देखो क्या हुआ, थोड़ी सी वहां से इनकम हुई तो हमारी क्लास का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। ऐसी इन्वेस्टमेंट बताओ मेरे लिए कौन सी होगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसलिए बच्चों बुरा मत माना करो कि अगर हमने कोई क्लास पेड रखी है तो थोड़ी सी फीस हम भी चार्ज करें तो हम भी खुश रहेंगे और आप भी खुश हो, आपको अच्छा कंटेंट मिले। आप दुखी तब होना जब हम मोटी कमाई करने लगे। मोटी कमाई का मतलब मैं आपसे वो फीस चार्ज करूं जो रियलिटी के अंदर बाकी लोग भी चार्ज कर रहे हैं या जो ट्यूशन सेंटर्स वाले चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैंने एक नॉमिनल सी फीस चार्ज की। भाई एक बात बताऊं, 12th और 11th क्लास की अकाउंटेंसी 1000 रुपए में कौन कराता है, आप खुद सोचो, नहीं होगा ना ऐसा। बट हम क्यों कराते हैं, ताकि थोड़ा सा मैं भी खुश हो जाऊं और आपके पास से भी ऐसा ना हो कि कोई चीज फ्री की है तो आप उसे ढंग से ना पढ़ो, ऐसा भी आपको नहीं लगेगा। तो इसमें क्या गलत है आप बताओ, थोड़ा सा सोचो ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हर चीजें एक एंगल से मत सोचो, दोनों एंगल से सोचो। तो मैंने भी आपका रिगार्ड रखा, आप भी मेरा रिगार्ड रखो, समझ आ रही बात। तो ये बताओ क्या थोड़ी सी इनकम हुई, आपको लगा कि हाँ भैया हमारी क्लासेस में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ। आप देख पा रहे हो एडिटिंग हम बिल्कुल भी पहले नहीं करते थे, अराउंड हमारे यूट्यूब पे 450 वीडियोस डली हुई हैं जो विदाउट एडिटिंग है, लेकिन अब जितनी वीडियो आती है वो एडिटिंग के साथ आती है। तो ये क्या है, थोड़ी सी इनकम हुई, हमने उस पर इन्वेस्ट किया, हमने सॉफ्टवेयर खरीदे, कई सारी चीजें खरीदी। दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मैं जानता हूं 2-3 मिनट मैंने आपके ले लिए, लेकिन इससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कि सर ने भी देखो इनकम कमाई थोड़ी सी और फिर उस इनकम को इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुई, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे सोर्स ऑफ इनकम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बोलो बात समझ आई, पढ़ो। Those investment which depend on the profit expectation and directly influenced by Y का मतलब होता है इनकम, Y का मतलब होता है इनकम। वो सोर्स ऑफ इनकम जो आप इन्वेस्ट करते हो आपको होती है, फिर उसको दोबारा इन्वेस्ट करते हो फिर दोबारा इनकम होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ता रहेगा। इसका ग्राफ ये बना हुआ है, यहां पर देखो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी इनकम है। जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इसीलिए क्या है ये अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सोचो जो फीस मेरे पास आ रही है बस उसे मैं अपने बैंक अकाउंट में रख लेता हूं और बाकी मैं उसका यूज कहीं भी नहीं करता। जैसे पुअर क्लासेस पहले मिलती थी वैसी आपको अभी भी मिलेंगी। तो बताओ ये कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई, सर इन्वेस्टमेंट कमी। तो वही बात हुई ना कि आप कितना भी प्रॉफिट कमाओ इन्वेस्टमेंट उतनी ही करनी है जितनी आपने स्टार्टिंग में की थी। ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसे समझो ऑटो होता है ना, ऑटो 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 बिल्कुल सीधा चलता चला जाता है, गड्ढे भी आएंगे तो यूं करके फिर दोबारा सीधा हो जाएगा। तो ये क्या होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कभी भूल जाओ तो याद रखना, ऑटो ऑटो कर दे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है फिर एकदम सीधे पर चलने लगता है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल सीधा चलेगा, देख लो ग्राफ के अंदर, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट एक होगी, उसी से बार बार मैं इनकम कमाते जाऊंगा। जैसे मैंने सिर्फ एक बार क्या किया, कैमरा खरीद लिया, अब मैं वीडियो शूट करते जा रहा हूं, उसी से इनकम होती जा रही है, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने एक बार किया लगातार आपको इनकम देती रहेगी, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। पढ़ो, दोज इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी इनकम को चेंज नहीं करता है या अफेक्ट नहीं होता है, एंड इट नॉट इंक्लूड सोनली बाई प्रॉफिट मोटिव। इसका मेन उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बस ये कि बस एक बार कर दी बस बात खत्म। जैसे हमने एक बार बिल्डिंग बना दी, 4 मंजिला मकान खड़ा कर दिया, अब उससे किराया वसूल हो रहा है, अब गेट टूट रहा है, प्लास्टर झड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक बार कर दी बस इनकम रेंट आता रहे, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बट क्या होता है कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि रेंट अगर अच्छा खासा आ रहा है तो कुछ टाइम बाद अच्छी पेंट करा देते हैं, फिर और रेंट अच्छा मिला तो पीओपी भी करा दी, तो क्या करता रहता है वैल्यू एडिशन करते रहते हैं, जिससे किराया भी हम ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। जितनी अच्छी चीज होगी उतना अच्छा किराया चार्ज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बोलो क्लियर है। अगली बार से आपके घर में कभी भी ऐसी कोई बात हो तो आप मुझसे क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड है या ऑटोनोमस है। भाई यही तो होता है प्रोफेशनलिज्म। सबको ये तो पता होगा इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बट इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस नहीं पता होगा, वो हम जैसे प्रोफेशनल को पता होगा, यानी आप लोगों को पता होगी। ठीक है, चलिए अभी 4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला है एक्स एंटी सेविंग्स। ये एक्स एंटी सेविंग का मतलब, ये एक्स आंटी सेविंग नहीं, कभी कहो कि आंटी भी एक्स होती हैं, अरे नहीं, एक्स एंटी सेविंग। ये एक्स एंटी सेविंग का मतलब क्या होता है, वो सेविंग्स जो आप प्लान करते हो कि हमें करनी है। जैसे मैं रियलिटी बताता हूँ, जैसे अब मैंने अकाउंट्स की क्लासेस अभी स्टार्ट की थी 11th और 12th की, अभी भी ऐसी बात नहीं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर है।
तो जब मैंने उसको स्टार्ट किया था तो मेरे मन में क्या आ रहा था कि मैं जितनी भी इनकम कमाऊंगा ना, तो मैं इस इनकम का एक पोर्शन जो है वो बिल्कुल बचा के रखूंगा कि कल को जब ये बड़ा अमाउंट हो जाएगा तब मैं ये चीज़ें डोनेट करूंगा। मतलब मैंने ऐसा सोचा, अब होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट मैंने ऐसा सोचा। ये जो सोचा मैंने कि मैं ऐसी सेविंग्स करूंगा, दैट इज कॉल्ड एक्स एंटी सेविंग्स। दोस्तों एक बात बोलूं, फ्लो में ना मैं अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों से डिस्क्लोज कर देता हूँ। आई नो कि बाकी ट्यूटर्स ऐसी बातें कभी भी नहीं करते, ना इससे कोई एग्जांपल देते हैं, बट मेरा एग्जांपल देने का रीज़न सिर्फ ये होता है बिकॉज यू आर माई फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, इस चीज़ का हंसी मजाक मत उड़ाना या कमेंट करके इस तरह से गलत बातें मत करना कि सर ये हो वो हो, क्योंकि मैं अगर कोई अपनी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और मैं थोड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ तो मैं वही एग्जांपल देता हूँ जो खुद मैंने फील किए हैं। ठीक है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई नेगेटिविटी मत फैलाना कमेंट्स के थ्रू, मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, आप समझे बात को। तो एक्स एंटी सेविंग्स क्या होता है? एक्स एंटी सेविंग्स वो सेविंग्स होती है जो हम प्लान करते हैं, अब होगी नहीं होगी वो बात का मैटर है। क्या लिखा हुआ है? इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ सेविंग हुज हाउस होल्ड प्लान, जो हाउस होल्ड प्लान करता है टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, जो उसके अलग अलग लेवल ऑफ इनकम होती है वो उस पर प्लान कर रहा है कि भाई इस लेवल जो इनकम होगी इस पर इतना पैसा सेव करेंगे। आपके घर के अंदर भी होता है, पापा की इनकम हर एक साल पे बढ़ती है तो मम्मी ने डिसाइड कर लिया हर एक साल पे कितनी कितनी सेविंग्स करनी है, प्लान किया है, एक्स एंटी सेविंग। दूसरा एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, सेम चीज है बस सेविंग हटा के इन्वेस्टमेंट कर दो। मैंने सोचा मुझे यहां से पैसा मिलेगा, मुझे वहां से पैसा मिलेगा, मुझे यहां से भी पैसा मिलेगा, अब इस पैसे से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, भविष्य में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, हर्षद मेहता बन के दिखाऊंगा। ये सब क्या है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मैं भी सोच रहा हूं की नहीं है, प्लान की जा रही है, दैट इज कॉल्ड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। पढ़ो, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म प्लान, देखो साफ साफ लिखा है प्लान की जा रही है टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे आप प्लान कर रहे हो कि क्या आपको इन्वेस्ट करना है। फिर है एक्सपोज्ड सेविंग्स। अभी एक्सपोज्ड सेविंग्स का मतलब क्या होता है? इन दोनों जगह पर आपने प्लान किया, अब इन दोनों जगहों पर हम एक्चुअल में करेंगे। रियलिटी में आपने कितनी सेविंग्स की? देखो सोचना और करना बोथ आर डिफरेंट चीजें। सोचते बहुत है, होता कम है, तो समझ जाओ ये दोनों सोचना, एक्स एंटी मतलब सोचना और पोस्ट मतलब कर देना। पोस्ट मतलब क्या होता है? जैसे प्री वेडिंग शूट देखा है आपने, शादी से पहले और शादी के बाद का मातम पोस्ट, तो समझिए पोस्ट मतलब हो चुका जो होना था। तो ये वही चीज है एक्स पोस्ट सेविंग। इट रेफर टू एक्चुअल, याद रखना एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में आपने कितना एक्चुअल में जो है वो सेविंग्स की है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो देखो बड़ा सिंपल सा है, एक्स पोस्ट सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड सेविंग। देखो आपने कुछ तो प्लान की होंगी, वो वाली सेविंग्स आ जाएंगी, और कुछ अनप्लान्ड सेविंग है। अच्छा जरूरी है कि जो हमने प्लान किया हमने उतना ही बचाया? हो सकता है हमने जो प्लान नहीं किया था उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा सेविंग्स हमने कर लियो। तो दोनों सेविंग जो अब एक्चुअल में हो गई है, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस कर दो, क्या आ जाएगा? एक्स पोस्ट सेविंग्स आ जाएगी, राइट। दूसरा टॉपिक है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। वही है, पोस्ट जब भी आ जाए तो मतलब वो एक्चुअल में हमने कर दिया, और जब एंटी आ जाए तो इसका मतलब है कि आंटी पुलिस बुला लेगी। वो गाना याद है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। क्या आंटी ने बुलाया? पुलिस नहीं बुलाया, बुला लेगी। मतलब अभी अनुमान है कि वो बुला लेंगी लेकिन बुलाया नहीं है, तो समझ लो अभी बुलाया नहीं है, बुला सकती है। अब रियलिटी में बुलाएंगे तो भाई फिर पुलिस वाले आएंगे, पीओ पुलिस वाले, पीओ पोस्ट, ठीक है। फिर देखिए दे धड़ाम होगा, ठीक है। आप समझ गए, आंटी पुलिस बुला लेंगी मतलब अभी एस्टिमेटेड है, अब पुलिस आ गई है तो ये लो भैया एक्चुअल है, अब पढ़ेंगे डंडे। वही लिखा है, इट रेफर टू रियलाइज्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। रियलिटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। वही चीज है, जितना आपने प्लान की इन्वेस्टमेंट और जितना आपने अनप्लान किए दोनों को जोड़ दो, वो आपकी आ जाएगी एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, अब आप इनको करो, मैं साइड हो रहा हूँ, नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ेंगे और भी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको, क्योंकि आज की क्लास में हमें इस चैप्टर को पूरी तरह से निपटा देना है, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैं साइड हो रहा हूँ। गाइस टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब वो क्वेश्चन उठाया है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है सन 2017 में। और दोस्तों विश्वास मानोगे मेरा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं ए ग्रेड वाली गारंटी दे रहा हूँ। ए ग्रेड मतलब 100% जो एग्जाम में आता है ना, दिस इज द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार 100% आने वाला है। शर्त लगा लो मुझसे, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्री बोर्ड की मैं कोई नहीं गारंटी लेता, बट हाँ एग्जाम्स में आपके आएगा ही आएगा। ढंग से पढ़ लो, 6 नंबर, चाहे इसका टैटू बनवा लो भाई हाथों में, जहां भी छप मतलब चीटिंग कर सकते हो,
मेरे स्टूडेंट हो, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ बाकी लोगों को बोल सकते हो टैटू बनवा लो इस क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमी के अंदर, और दोस्तों जानते हो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में 2017 में आ चुका है, और फिर आने के पूरे पूरे चांस है, वो भी 6 नंबर में। भाई 6 नंबर फ्री के मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आओ, इन एन इकोनॉमी 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। लाइन को लाइन बाय लाइन पढ़ो मेरे साथ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वीडियो का लास्ट पार्ट है, बस इसके बाद खत्म और हो जाएगी आज की क्लास स्वाहा, क्योंकि इसके बाद पढ़ेंगे हम नया चैप्टर। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर 80% अपने एडिशनल इनकम इन्वेस्ट कर दिए, सॉरी कंज्यूम कर दिए। दैट मीन्स एक बात बताओ, एडिशनल का मतलब डेल्टा, कंजम्पशन सी, यानी हमें जो भी इनकम होती है उसमें से हम 80% इनकम क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। 80% इनकम क्या कर देते हैं, खर्च। इट मीन्स अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 80 रुपए खर्च कर देता हूं, तो 200 रुपए क्या करता हूं बताओ, सेविंग्स करता हूं। बिकॉज y इज इक्वल टू सी प्लस क्या होता है, s होता है। आगे लिखा है एज्यूम करो कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़। इसका मतलब क्या है, डेल्टा आई, डेल्टा आई कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कितने से हो रही है, 1000 करोड़ से हो रही है। और आपको एक्सप्लेन करना है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मैंने के शॉर्ट में लिखा है, जगह नहीं थी, बट आप लोग पूरा लिखेंगे मल्टीप्लायर, बट अभी नोट नहीं करेंगे। मैं बाकायदा इसका शेड्यूल भी बनवाऊंगा, बाकायदा इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, हर चीज होगी, बस आप अभी देखो, बाद में आराम से नोट करना। ठीक है, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पूरी चीज को समराइज करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़ रुपए की हम इन्वेस्टमेंट बार बार कर रहे हैं, उसमें से 80% हम खर्च कर देते हैं, 80% हम खर्च कर देते हैं। आपको मल्टीप्लायर की पूरी राउंड बना के दिखाने हैं किस तरह से मल्टीप्लायर यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारे लिए तो कोई भी क्वेश्चन है, हमारे मतलब मेरे और आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता। 10 मिनट लग के समझ लो, बात खत्म करो। आओ इधर, एक काम करते हैं, मैं आपको इसको समझाने के लिए राउंड्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपके राउंड्स हैं, जैसे आपका फर्स्ट राउंड हो गया, फिर आपका सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, फोर्थ राउंड हो गया, फिफ्थ राउंड हो गया, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल्टा वाई, डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। फिर यहाँ लिखूंगा डेल्टा सी, चेंज इन कंजम्पशन। फिर यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा एस, चेंज इन सेविंग्स। मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन हमें खुद बोल रहा है एज्यूम करो दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 1000 करोड़, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000 करोड़ रुपए से चेंज हुई है। सुनो ध्यान से, हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट में चेंज आए, ये पूरा 1000 रुपए हमने क्या कर लिया, इनकम में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब जब हमें इनकम हुई होगी, इन्वेस्टमेंट तो तभी हुई होगी ना, तो जो हमारा डेल्टा आई आ रहा है वही हमारा डेल्टा वाई भी होगा। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ आई? ये सर हमें समझ आ गई। तो ये हमारा आ जाएगा 1000 करोड़। हम ये एज्यूम कर रहे हैं, अच्छा ये सारे फिगर्स करोड़ में है, ऊपर आप सीधा सीआर लिख लेना इस तरीके से। ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितना पार्ट हमने इन्वेस्ट किया वो पूरा हमारे इनकम में आ गया। ठीक है, सुनो यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। 1000 करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी में आ गए। क्वेश्चन कह रहा है कि हम 80% जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, यानी एमपीसी। देखो भाई, एडिशनल मतलब डेल्टा, इनकम ऑफ कंजम्पशन मतलब एमपीसी। एमपीसी कितना है, 0.8। तो 1000 रुपए में से 80% खर्च कर देते हैं, तो कितना खर्च होता है, 1000 का 80% होता है 800 रुपए। तो सेव कितना हो जाता है, 200 रुपए। सेव कितना हो जाता है, 200 रुपए। फर्स्ट राउंड में जो पैसा आया उसमें से 80% खर्च कर दिया, 200% हमने, सॉरी 20% हमने बचा लिया। एक बात बताओ, जो मैंने पैसा 800 रुपए खर्च किया है, मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, यानी खर्चा है, कंजम्पशन है। बट सामने वाले के लिए वही क्या है, इनकम है। सामने वाला भी तो मेरी इकोनॉमी का ही बंदा है भाई, सामने वाला तो मेरी इकोनॉमी का ही बंदा है ना, तो वो पैसा तो इकोनॉमी में ही है देखा जाए तो। भाई मेरी जेब से गया, वो भी तो इंडिया का ही बंदा है ना, तो उसके पास जो पैसा है वो इंडिया के अंदर तो है। तो अल्टीमेटली यही 800 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब क्योंकि हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो लेवल में वही इनकम देश की दोबारा इनकम बन जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैंने क्या बोला कि भाई एक बात बताओ, मेरी अकाउंट्स की क्लासेस आप लोग खरीद रहे हो? हाँ बिल्कुल खरीद रहे हैं, नॉमिनल फीस पे। जो आपने मुझे फीस पे की वो आपके लिए क्या है, खर्चा, बट मेरे लिए क्या है, इनकम है। वही इनकम मैं इकोनॉमी में क्या करूंगा, खर्च करूंगा। देखो आपने भी उसी इकोनॉमी में खर्च किया, मैंने भी उसी इकोनॉमी में खर्च किया, तो अल्टीमेटली वो कंजम्पशन दोबारा से मेरे लिए क्या बन गई, इनकम बन गई। आपके लिए कंजम्पशन, मेरे लिए इनकम। फिर मैं जहां खर्च करूंगा मेरे लिए कंजम्पशन, उसके लिए इनकम। और हम सब हैं तो एक ही इकोनॉमी की टेरिटरी में। आप बात समझ रहे हो? तुम्हें तभी समझ आता है जब मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, वैसे नहीं समझ आता, ऐसा लगता है मुझे। तो सुनो, 800 रुपए हमने दोबारा क्या कर दिया, इनकम। देखो हमारे लिए खर्चा, बट दूसरी पार्टी के लिए ये इनकम है। अब इस 800 में से भी वही चीज, एमपीसी कितना है, 80%। 800 का 80% कंज्यूम कर दिया, यानी 640। अगर आप 800 का 80% निकालोगे तो 640 आएगा। तो सेव कितना कर दिया, 160।
सेव कितना कर दिया 160। एक बात बताओ, जो आपने कंजम्पशन की है 640 रुपए की, वो किसी सामने वाले के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। वो पैसा दोबारा से इकोनॉमी में थर्ड राउंड के अंदर आ गया 640 रुपए। फिर इस 640 का भी कितना परसेंट 80% खर्च कर देंगे। तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेता हूँ, 640 का 80%, ये आ गया 512 रुपए। 512 रुपए कंज्यूम कर लिया और कितने रुपए सेव कर लिए, 128 रुपए हमने सेव कर लिए। अब ये 512 रुपए दोबारा से हमारी इकोनॉमी में है, क्योंकि भाई एक के लिए खर्चा लेकिन दूसरे के लिए क्या है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। अब ऐसा करूँगा भैया, इतना लंबा चौड़ा बनाऊंगा ना, फिर तो काम हो लिया, ठीक है। अब ये जो राउंड है ये भैया बढ़ते ही रहेंगे। सर एक बात बताओ, ये राउंड कब तक चलेंगे, जब तक है जा, ठीक है, नहीं, ये राउंड तब तक चलेंगे जब तक ये अमाउंट 1800, 640, 512 कहाँ ना पहुंच जाए, जीरो तक ना पहुंच जाए। तो सर एक बात बताओ, इन सभी का टोटल कितना होगा, आप बता दो कि बिना सब निकाले। हाँ बिल्कुल बता देंगे यार, हम दोनों इकोनॉमिस्ट है यार, आप लोग और हम लोग, देखो कैसे निकालेंगे। हमने कहा चलो भैया इनका टोटल निकालना है, निकाल देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से इतनी माथा पच्ची करके तो ये चैप्टर समझाए और फिर भी ना निकाल पाए तो फायदा क्या। सुनो, आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना मुझसे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। हाँ सर, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि के क्यों बोलते हैं, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के क्यों कहते हैं, आप लोग बताएंगे। आप सुनो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता था 1/1 - MPC, ठीक है। अब ये बताओ क्वेश्चन में MPC कितना है। सर क्वेश्चन में MPC जो है वो 80% मतलब 0.8 है। सर ये MPC कैसे है भाई, देखो ना, एडिशनल मतलब डेल्टा मतलब मार्जिनल, और कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन की रेशियो, इनकम और कंजम्पशन की रेशियो में जो डिफरेंस होता है उसे MPC बोलते हैं। तो ये आ गया 0.8, तो 1 में 0.2 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर, और ये आ गया 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इकोनॉमी के अंदर अगर 1 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, मैं इकोनॉमी के अंदर 1 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो वो मेरे 5 गुना ज्यादा बन जाते हैं। कितने गुना, 5 गुना ज्यादा बन जाते हैं। कितने गुना, 5 गुना ज्यादा बन जाते हैं, 5 टाइम्स, है ना। ये बताओ मैंने इकोनॉमी में पैसा कितना लगाया था, कितना लगाया था बोलो, 1000 करोड़। तो मैंने इकोनॉमी में क्योंकि 1000 करोड़ लगाया और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर रही है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगी। इट मींस मेरी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, यानी डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 5000 करोड़। यानी अगर मैं इन सबको सम करूंगा पूरा का पूरा नीचे तक, जहां तक ये जीरो ना हो जाए, तब इसका टोटल करने पर आंसर कितना आएगा, 5000 करोड़ आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, यस सर। अब ये बताओ टोटल इनकम कितनी आ गई, 5000 करोड़। 5000 करोड़ का 80% क्या कर देते थे, खर्च। तो 5000 का 80% निकालोगे 4000। इसका मतलब जब हम कंजम्पशन का टोटल करेंगे और जब जीरो हो जाएगा, फिर हम जब इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 4000। 5000 में से 4000 कंज्यूम कर दो तो बचेगा कितना, 1000। कितना बचेगा, 1000। तो सेविंग्स का भी जब हम टोटल करेंगे जब तक ये जीरो ना हो जाए तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। समझ आई बात। यही हमें एग्जाम में वर्किंग करके दिखानी, क्योंकि उसमें साफ साफ बताया एक्सप्लेन करो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। तो हमने स्केड्यूल्ड बनाया, राउंड्स बना दिए। अच्छा आपको सारे राउंड नहीं बनाने, बस 4 तक कर दोगे या 3 तक भी कर दोगे तो भी सफिशिएंट है। बाद में इनका टोटल कर देना। टोटल किस तरीके से किया, ये हो गया, क्लियर है। अब जरा हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो एक्सप्लेनेशन, द एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एन एडिशनल इनकम ऑफ ₹1000। जो हमारा डेल्टा आई था वही हमारा डेल्टा वाई बन गया इन अ कंट्री इन फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। सिंस द एमपीसी 0.8, जैसा कि हम जानते हैं हमारा एमपीसी जो है वो 0.8 है, मतलब 80% पैसा हम खर्च कर देते हैं। नेशनल इनकम हु आर रिसीविंग दिस एडिशनल इनकम विल बी स्पेंड 80% ऑफ पोर्शन ऑफ दिस एडिशनल इनकम। हाँ, जो भी हमारी एडिशनल इनकम है उसका 80% हम खर्च कर देते हैं। सिमिलरली इन थर्ड राउंड 640। अच्छा देखो, अब हम सीधा थर्ड राउंड, ये आ गए सेकेंड राउंड पर, ठीक है। इसके हिसाब से क्या था, फर्स्ट राउंड में सिर्फ 1000 रुपए है, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट राउंड में हमारे पास कितने रुपए, 1000 रुपए है, ठीक है। बट हम एक काम करते हैं ना, इसको फर्स्ट राउंड ना बोलकर इसको ऐसे रहने दो, ये इन अ कंट्री और रिसीविंग विल स्पेंड 80%, ये सेकंड राउंड कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेकंड राउंड के अंदर देखो क्या बोला गया, सिमिलरली सेकंड राउंड में 640 रुपए की इनकम हुई है। वैसे ये सेकंड नहीं, ये तो थर्ड राउंड है, ठीक है। तो भाई ये थर्ड राउंड कर दो, थर्ड, ठीक है। थर्ड राउंड के अंदर 640 रुपए की इनकम हुई है जो कि जनरेट हुई है। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हर राउंड में 0.8 हो रहा है, जो भी हमारी एडिशनल इनकम है। और ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलती रहेगी जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल ना हो जाए। एक बात बताओ, डेल्टा एस कितना है, 1000, और डेल्टा आई कितना था, एज्यूम करो डेल्टा आई भी 1000 है। तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक डेल्टा एस और डेल्टा वाई बराबर ना हो जाए। एक बात बताओ, कुछ लगा ही आपको,
कुछ है इसमें, दम है, दम लग रही थोड़ी सी भी? नहीं लग रही ना, है ही नहीं दम, लगेगी कहाँ से? आई बात समझ है? तो बस ये हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था। अब ये हमारा जो चैप्टर है वो 100 100% कंप्लीट हो गया। लेकिन 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 वीडियो मत बंद करो, रुको एक मिनट। लास्ट में मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको। वो स्लाइड है सेविंग कर्व की डेरिवेशन की, सेविंग कर्व कैसा बनाया जाता है। आप उस स्लाइड को जरूर देखना, कोशिश करो उसको खुद समझने की, क्योंकि उसमें समझाने लायक कुछ नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे ज़बरदस्ती वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी, बात समझ रहे हो? तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। उसको करना, अगर इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो किसी में उसको कवर अप कर लूँगा। वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप इतने अच्छे स्टूडेंट बन चुके हो कि अब आप वो सारी चीज़ें अपने आप समझ सकते हो। ठीक है, सो गाइज आज की क्लास के लिए इतना है। एक बात और, ये सारे जितने हमारे चैनल आप देख पा रहे हो ना दोस्तों, इनको भी सपोर्ट करिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, कहीं भी लगाइए दोस्तों। सपोर्ट तो ऐसे ही होता ना, खाली सपोर्ट ऐसे नहीं होता कि आपने सब्सक्राइब कर लिया बात खत्म होगी। आप अपनी जानकारी के जितने भी स्टूडेंट, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको शेयर करो। व्हाट्सएप पे 2-3 बार स्टेटस लगा दो कि क्या आपका जाएगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि मैं बहुत इंकरेज रहूंगा कि आपके लिए और भी ज़्यादा मैं कंटेंट डिलीवर करता रहूँ। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and also press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys, that's all about this video lecture series. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।